नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। सर्दियों के मौसम के साथ न केवल दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत में धुंध छा चुकी है और वायु प्रदूषण की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। तो आज हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिल्ली में धुंध छाने की खबरों के साथ एक बार फिर से टीवी चैनलों पर उड़ानें कैंसिल होने, रेल देरी से चलने, लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की खबरें चल पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे टीवी चैनल इस बारे में बात करने के लिए बस सर्दियों के मौसम में धुंध छाने का ही इंतजार कर रहे थे। आप भी देखिए कि आजकल दिल्ली की क्या हालत है। This entire city has been blanketed by dense fog conditions over the last 2 days, with a sudden fall in visibility levels down to zero at the Indira Gandhi International Airport and many other places. Well, it's not just Delhi, but many other parts of northwest India have also been covered by dense fog conditions. And according to the latest forecast of the India Meteorological Department, these conditions are likely to continue for the next 3-4 days. But the worry here is for Delhi is it indicative of the rising levels of pollution in the air? Now, according to the Central Pollution Control Board, the air quality index has also been surging. On Wednesday, the AQI crossed 400 and reached 418, which now falls in the severe category and is indicative of the high levels of PM 2.5 and PM 10. Now, they have already breached the safe limits set by the World Health Organization, but the levels are now surging. पर सच तो ये है कि ये हाल केवल दिल्ली का नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कमोबेश सभी शहरों और गांवों का भी है। घने धुएं की चादर से पूरा उत्तर भारत ही ढका हुआ है। ये बात आप 14 अक्टूबर के नासा के इस चित्र में देख सकते हैं। केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में ही बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बुरी तरह से फैला हुआ है। इस नक्शे में आप भारत के विभिन्न शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 100 के बीच में हो तो उसे ठीक माना जाता है। इससे अधिक होने पर स्वास्थ्य पर असर होने लगता है। इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं। आज वायु प्रदूषण विश्व की बड़ी समस्या बन चुका है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो यह समस्या बहुत ही बड़ी हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार साल 2019 में विश्व की 99% जनसंख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण मानकों के नीचे जीने को मजबूर है। वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 67 लाख अकाल मृत्यु होती हैं, जिनमें से 89% अकाल मृत्यु गरीब देशों में होती है। भारत की लगभग पूरी ही जनसंख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित PM2 के मानकों से अधिक में सांस ले रही है। अनुमान है कि साल 2019 में वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को कम उत्पादन होने और स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण लगभग $36.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो भारत की GDP के 1.36% के बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, पर सच ये है कि हम लगभग पूरे साल इसे भूले रहना पसंद करते हैं, और जब सर्दियों के मौसम में प्रदूषण हमारी जिंदगी पर भयंकर असर डालने लगता है, तभी हम इस बारे में बहस करते हैं। ये बहस भी इस बारे में कम होती है कि हम सब मिलकर इस समस्या से कैसे निपटें, और इस बारे में ज्यादा होती है कि इसके लिए किसे दोष दिया जा सकता है। सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ पहलें की हैं। इनमें से पहला उपाय है दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप। इस प्लान की 4 स्टेज हैं। पहली स्टेज औसत से खराब होने पर प्रारंभ होती है। इसमें PM2 61 से 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होते हैं। इस स्टेज पर प्रारंभिक रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जिनमें थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करना, सड़कों की मशीनों से सफाई करना, पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना आदि शामिल है। दूसरी स्टेज बहुत खराब की स्टेज है। इसमें PM2 121 से 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होते हैं।
इसमें डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाते हैं। होटलों आदि में जलाऊ लकड़ी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तीसरी स्टेज गंभीर स्टेज है। इसमें PM2 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होते हैं। इसमें सड़क पर पानी का लगातार छिड़काव किया जाता है। ईंट भट्टे आदि बंद कर दिए जाते हैं। बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया जाता है और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद की स्टेज आपातकाल की स्टेज है, जिसमें PM2 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी अधिक होते हैं। इसमें दिल्ली में अत्यावश्यक को छोड़कर अन्य ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं। निजी वाहनों के लिए सम विषम योजना प्रारंभ की जाती है और स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं। सरकार ने पॉल्यूटर पेज के सिद्धांत पर एक ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव किया है, जिसका उपयोग वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ही किया जाएगा। यह टैक्स 8 साल पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स की 10 से 25% की दर से लगाया जाए। इसके अलावा सरकारी रिस्पॉन्स में स्मॉग टावर भी बनाए गए हैं। एक स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में है। नोएडा में भी एक स्मॉग टावर लगाया गया है। सुनते हैं कि चंडीगढ़ में भी स्मॉग टावर लगाया जाने वाला है। स्मॉग टावर आसपास की हवा को खींचकर उसे हीपा फिल्टर से साफ करके वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। कहते हैं कि इससे लगभग 1 किलोमीटर की हवा साफ हो जाती है। लेकिन सभी जानते हैं कि यह प्रयोग न केवल बहुत महंगा है, लेकिन बहुत सफल भी नहीं है। स्मॉग टावर की कार्य प्रणाली के बारे में सैंडी ढल की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आइए जानते हैं कि स्मॉग टावर क्या है और ये हवा को कैसे साफ कर सकता है। क्या है स्मॉग टावर? स्मॉग टावर एक फिल्टर मशीन की तरह काम करता है। ये टावर पानी के प्यूरीफायर की तरह ही हवा को प्यूरीफाई करता है। स्मॉग टावर हवा में मौजूद हानिकारक कणों को छानकर अलग कर देता है और साफ हवा को वापस वातावरण में छोड़ देता है। इस तरह से दूषित हवा साफ हो जाती है। स्मॉग टावर कैसे काम करता है? स्मॉग टावर में फिल्टर के लिए कई परतें होती हैं। ये हीपा फिल्टर तकनीक के आधार पर काम करता है। भारत में स्मॉग टावर 24 मीटर की ऊंचाई पर हवा को अवशोषित करता है। स्मॉग टावर की मैक्रो और माइक्रो लेयर हवा के बारीक और मोटे कणों को छानती हैं। इसके बाद हवा से दूषित कणों को हटाकर शुद्ध हवा को 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। स्मॉग टावर 25 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा को शुद्ध करता है। एक स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में दूषित हवा को साफ कर सकता है। इसी तरह से दिल्ली में पानी का छिड़काव करने वाली एंटी स्मॉग कैनन का उपयोग भी किया जाता रहा है। इसके बारे में आप मयंक जानी की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ और उपाय भी किए हैं, जिसमें वाहनों में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू किया गया है। दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल वाहनों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक नवीन आयोग की स्थापना की गई है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नाम से एक नया कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में 130 शहरों को शुरू में शामिल किया गया है। इन शहरों के लिए वायु प्रदूषण योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार वायु की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी करती है और वायु गुणवत्ता का एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है। भारत के वायु प्रदूषण की समस्या के संबंध में एक बहुत अच्छा वीडियो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें समझाया गया है कि कैसे भारत के बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैला हुआ है और उसके क्या कारण हैं। इस वीडियो में एयर शेड के बारे में भी बताया गया है। Some neighbors may burn garbage, others may sweep their yards or construct new homes. There could be traffic jams around your neighborhood, a power plant just outside your city, and crop stubble being burnt in a nearby district. The combined effect of all these pollutants impacts every resident in that area, including you.
The common geographic area where pollutants get trapped and create similar air quality for everyone is called your airshed. The size of your airshed can be large. It could include nearby cities, states. एयरशेड को समझना वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। एयरशेड एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां की वायु उसी क्षेत्र में बनी रहती है। यह जलवायु, आकृति, भूगोल आदि के कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण करने वाले पदार्थ पूरे एयरशेड में फैल जाते हैं, इसलिए एक एयरशेड के भीतर किसी स्थान पर प्रदूषण का असर पूरे एयरशेड में होता है। इस चित्र में दक्षिण एशिया के 6 एयरशेड दिखाए गए हैं। इस चित्र से आप समझ जाएंगे कि भारत के गंगा जमुना का मैदान एक पूरा क्षेत्र ही ऐसा है जो एक ही एयरशेड का हिस्सा है, और इसीलिए जब तक इस पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक केवल दिल्ली एनसीआर में किए गए उपाय कारगर नहीं होंगे। वायु प्रदूषण के उपाय करने के लिए हमें दूसरे देशों और शहरों से सीख लेना चाहिए। बीजिंग और मेक्सिको सिटी वे शहर हैं जिन्होंने वायु प्रदूषण की समस्या पर सफलतापूर्वक काबू पाया है। आइए इन शहरों की रणनीतियों की चर्चा करते हैं। पहले बीजिंग की बात करेंगे। बीजिंग में यह कार्यक्रम 3 फेज में लागू किया गया। फेज 1 साल 1998 से 2011 तक थी। इस फेज में वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून बनाए गए और उन्हें कड़ाई से लागू किया गया। अधिक प्रदूषण वाले उद्योग बंद किए गए और कोयले, डीजल जैसे जैविक ईंधन से चलने वाली मशीनें बदली गईं। फेज 2 साल 2012 से 2020 तक रहा। इसमें बीजिंग क्लीन एयर एक्शन प्लान 2013-2017 लागू किया गया। PM 2.5 की सीमा और कम तय की गई, मॉनिटरिंग की प्रणाली लगाई गई तथा घरों में कोयले के उपयोग पर बैन लगाया गया। फेज 3 साल 2020 के बाद लागू हुई है। इसमें कार्बन पीक और कार्बन न्यूट्रल जैसी चीजों पर काम शुरू किया गया है और आसपास के शहरों पर भी प्रदूषण नियंत्रण का असर होना शुरू हो गया है। बीजिंग में इस कार्यक्रम के कारण साल 2013 से 2022 के मध्य PM2 में 66.5% की कमी आई है। सल्फर डाइऑक्साइड 88.7% कम हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड 58.9% घटा है। PM10 50% कम हुआ है और वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4.6 साल तक बढ़ गई है। मैक्सिको सिटी की बात की जाए तो वहां पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रो एयर कार्यक्रम लागू किया गया था। इसमें ईंधन के उपयोग पर विभिन्न प्रकार की रोक लगाई गई। शहर की बसों और टैक्सियों में बदलाव किए गए। मेट्रो का क्षेत्र बढ़ाया गया। पार्टिकुलेट मैटर की मॉनिटरिंग की प्रणाली विकसित की गई। इनके मानक से अधिक होने पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाया गया। पेट्रोल से लेड निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। कारों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाए गए। डीजल में गंधक को कम किया गया और एक तेल रिफाइनरी को बंद भी किया गया। इन सब बातों का असर यह हुआ कि पार्टिकुलेट मैटर में 60.4% की कमी आई। साल 1994 में गंभीर प्रदूषण के 344 दिनों की तुलना में साल 2012 में गंभीर प्रदूषण के केवल 118 दिन ही रह गए। 1990 की तुलना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 3.4 साल की वृद्धि हुई। आज मैक्सिको सिटी की हवा लगभग मिलान और वारसा जैसे शहरों की हवा जैसी हो चुकी है। इन शहरों से सीख लेकर भारत क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एयरशेड अप्रोच अपनानी होगी। केवल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने से हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। पूरे एयरशेड की बात करें तो इसमें दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य भी शामिल हैं। इनमें अलग अलग सरकारें हैं जिनमें समन्वय का नितांत अभाव है। ये एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती हैं। पंजाब और हरियाणा दिल्ली के वाहनों पर आरोप लगाते हैं तो दिल्ली वाले पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने को वायु प्रदूषण का कारण बताते हैं। सच ये है कि ये सभी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कर सके। इसे पर्याप्त कानूनी अधिकार भी दिए जाना जरूरी है। दूसरी बड़ी आवश्यकता है प्रदूषण के स्रोतों की इन्वेंट्री बनाने की। इसमें पराली जलाने का धुआं, लकड़ी और कोयले पर खाना पकाने का धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, बिजली घरों का धुआं, तेल रिफाइनरी का प्रदूषण आदि सभी शामिल हैं।
इन सभी पर एक साथ नियंत्रण करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी कानून बनाने होंगे और उन्हें कड़ाई से लागू भी करना होगा। शुरू में लोगों को इन उपायों से तकलीफ भी होगी, क्योंकि उन्हें सदियों से चले आ रहे जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन करना होगा। शायद प्रारंभ में कुछ लोग विरोध भी करें। इसके लिए अशासकीय संगठनों, समाज सेवियों आदि की मदद से जन जागरण भी करना होगा और लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता भी देनी होगी। कोयले और लकड़ी पर खाना बनाने के स्थान पर कुकिंग गैस का प्रयोग गरीब तभी कर सकेंगे जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में सस्ती गैस मिल सके। उज्ज्वला योजना एक अच्छी शुरुआत है, परंतु इसमें सब्सिडी को और बढ़ाने और एक वर्ष में दिए जाने वाले सस्ते गैस सिलेंडरों की संख्या को भी बढ़ाने की जरूरत है। किसानों को पराली न जलाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भी कुछ वित्तीय सहायता दी जानी होगी। निर्माण कार्यों में धूल पर नियंत्रण की प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। कुछ बिजली घरों और तेल रिफाइनरियों को कहीं दूर ले जाने में भी वित्तीय भार आएगा। वाहनों पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वे केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रहकर पूरे एयरशेड में लागू किए जाने चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी देनी होगी। चीन को देखिए तो वहां पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा वित्तीय निवेश किया गया था। भारत को भी उसी राह पर चलना होगा। तीसरी बात है कि मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था की जाए। जगह जगह पर सेंसर लगाए जाएं, इन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाए और इनका डेटा पूरी पारदर्शिता के साथ आम लोगों को उपलब्ध हो। जहां पर मानकों से अधिक प्रदूषण तत्व मिले वहां तत्काल कार्यवाही की जाए, किसी भी प्रदूषक को बख्शा ना जाए। हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्रभावी बनाना होगा, तभी निजी वाहनों का उपयोग कम होगा। आज बसों और मेट्रो में इतनी अधिक भीड़ है कि महंगा होने पर भी लोग निजी वाहन से जाना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि बसों और मेट्रो में पर्याप्त फेरे लगें व लोगों को आसानी से सुरक्षित यात्रा बैठकर करने का अवसर मिल सके। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम आदि के बारे में भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे प्रयोग भी किए जा सकते हैं कि लोगों के कार्यस्थल उनके निवास के पास हों, जिससे वे पैदल चलकर या साइकिल से काम पर जा सकें। शहरों के भीड़ भरे इलाकों में वाहन ले जाने पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए और केवल पैदल चलने या साइकिल चलाने की ही अनुमति हो। अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में सभी नए निर्माण कार्य कुछ सालों के लिए पूरी तरह से रोके भी जा सकते हैं। कम और छोटी जगह में ऊंचे टावर बनाकर जनसंख्या घनत्व बढ़ाने पर पूरी रोक होनी चाहिए। शहरों के मास्टर प्लान में जनसंख्या घनत्व भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर हो, जिससे अधिक लोग कम स्थान में न रहें और प्रदूषण कम हो सके। हमें यह भी समझना होगा कि वायु प्रदूषण केवल सर्दियों में नहीं होता, बल्कि पूरे साल होता है। सर्दियों में हवा ठंडी होने के कारण धुआं नीचे बैठ जाता है और पूरे क्षेत्र में स्मॉग हो जाता है, परंतु साल के बाकी महीनों में भी PM2 और अन्य पॉल्यूटेंट तो बनते ही रहते हैं। धुआं तो हमें दिखाई देता है, पर PM2 के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वे हमारे लिए ज्यादा हानिकारक हैं। हम वायु प्रदूषण तभी दूर कर पाएंगे जब इसे दूर करने के उपाय पूरे साल किए जाएं और मॉनिटरिंग भी पूरे साल ही की जाए। इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। याद रखिए कि अगर हम अभी भी नहीं चेते तो हमारी भविष्य में जो दुर्दशा होगी उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। सबसे बड़ी बात जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। सरकारों को, पर्यावरण नियंत्रण मंडलों को, नगरीय निकायों को, पंचायती राज संस्थाओं को और सभी नियंत्रकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोगों को इन संस्थाओं से उनकी जिम्मेदारी पूरी करानी होगी और अगर इसके लिए आंदोलन करने, जनहित याचिकाएं न्यायालयों में लगाने आदि की आवश्यकता हो तो वो भी करना होगा। तभी हम इस जहर से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। उम्मीद करना चाहिए कि आम लोग सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाकर प्रदूषण मुक्ति का रास्ता खोज निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे प्रसंग में किसी नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।